और मैं सबसे पहले जो तमाम नौजवान आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत लिए, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपकी खुशामदीद करता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। और ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में मोहब्बत डाली और आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी मेहनत की बुनियाद पे, हमारी इखलास की बुनियाद पे और हमारी नीयत की बुनियाद पे इंशाअल्लाह अल्लाह हमको कामयाबी देगा। और यहाँ से इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बेबाक नुमाइंदा ऐवान पार्लियामेंट में जाएगा। यहाँ पे ख़ास तौर से जब पूरे तमाम नौजवान हैं, बस आपसे मैं तमाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा, आपने आदिल साहब को सुना, मुफ्ती साहब को सुना, दूसरों को भी सुना, मगर वक्त और हालात भी ये है कि आपको और हमको अब इस वक्त ठहरने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी की भी तारीफ़ में कुछ भी कहें, मगर हो सकता है आने वाले वक्त में शायद तारीफ़ करने के लिए भी हमें इजाज़त लेनी पड़े। और ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें अपने नुमाइंदों को उस ऐवान पार्लियामेंट में भेजना और ऐसे नुमाइंदों को भेजना जो वहाँ पे जाकर आपके मेरे ताल्लुक़ से बोल सके, आपकी मेरी नुमाइंदगी कर सके और आपके मेरे लिए जिद्दोजहद कर सके, ऐसों को भेजना बेइंतहा ज़रूरी है। क्योंकि मुल्क और मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं और आप आज यहाँ पे बैठ के ये नहीं बोल सकते कि अगले 5 साल में ऐसा कौन सा कानून आएगा या ऐसा कौन सा सितम हमारे ताल्लुक़ से प्लान किया जा रहा है जिसका मुकाबला आपको और हमको करना पड़ेगा। और जब ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई सितम ये लोग अगर सोच रहे हैं, जो आप जानते हैं, आपका दिल को भी ये मालूम है कि ये चारों तरफ से ये एक साजिशें रची जा रही हैं, जो अब ये साजिशों का मुकाबला अगर आपको हमको करना है तो सबसे पहले इनका मुकाबला करने के लिए हमें सिपाही चाहिए और उस सिपाही हमें ऐवान पार्लियामेंट में चाहिए। हमें सिपाही रोड पे नहीं चाहिए, हमें सिपाही चौरस्तों पे या नुक्कड़ों पे नहीं चाहिए, हमें सिपाही अपने गांव में नहीं चाहिए, हमें सिपाही चाहिए ऐवान पार्लियामेंट में और विधानसभा में, जो आपकी और हमारी बात कर सके। मैं यहाँ 2015 से आ रहा हूँ, 2015 से आपके दरमियान में रह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ मैंने सीखी है। आप लोगों की बड़ी काबिलियत हमने ली है और मैंने जो बिहार में सीखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे सीख कर वहाँ पे जाकर मैं काम भी कर सकूँ। क्योंकि आप यकीन जानिए, जब मैं बिहार को आया और जब मैं हैदराबाद को देखता हूँ, मैं ताज्जुब करता हूँ कि आप लोग किस बुनियाद पे अपने एमएलए या एमपी को चुनते हैं। क्योंकि हमारे पास चुना जाता है काम की बुनियाद पर, हमारे पास चुना जाता है आवाम के बीच में रहने की बुनियाद पर, हमारे पास चुना जाता है उसको जो ऐवान असेंबली में जाकर हमारी बात कर सके, हमारे पास चुना जाता है उस बुनियाद पर कि अगर हमारे महल्ले जात में कोई परेशानी आए तो वो हमारे साथ ठहर कर लड़े। हमारे पास चुना जाता है उस बुनियाद पर कि अगर हमारे महल्ले जात में हमारे नौजवानों पे कोई परेशानी आए तो जिसको हम या एमएलए बनाते हैं या एमपी बनाते हैं, वो वक्त में आप हमारे सामने आए और हमसे पहले वो ठहरे और अपनी जान के नजराने पेश करें। हम वहाँ पर देखकर ये चुनते हैं कि अगर कल पुलिस का जुल्म हमारे महल्ले जात में हो तो उन पुलिस वालों का मुकाबला कौन करे। अगर कोई तंजीमें अगर हमारे खिलाफ साजिशें बना रही है तो उनका मुकाबला कौन करे। अगर हम ऐसे एमएलएज और एमपीज को चुनते हैं जिनको चुने बाद से भी अगर हमारे गाली देते हैं, हम दिल खोल कर उनको बोलते हैं कि इसने 5 साल कुछ नहीं किया, और इलेक्शन जब हमारे सामने मशीन आती है हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो मैं नहीं मानता कि मुसलमान कमज़ोर पड़ सकता है, मगर फिर भी यहाँ पे वो कमज़ोरी आती है और हम कमज़ोर बनकर फिर से उसको चुनते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो लोग आपके लिए उस ऐवान पार्लियामेंट में उठकर एक बार सीमांचल नहीं बोल पाते हैं, हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हमको उनको बार बार चुनना पड़ता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि विधानसभा में जिसको हम भेजते हैं, जो उठकर यहाँ की बात नहीं कर सकता, ऐसी क्या हमारी मजबूरी है, हमारी बेबसी है या हमारी कमज़ोरी है जो हम बार बार उनको चुनते हैं। क्या हमारे पास ऑप्शंस नहीं है? हमने एकजुट हुआ था, हमने हरे परचम को सीमांचल में आप और हमने मिलकर बुलंद किया था, हमने हरे परचम को सीमांचल में लहराया था, और जब वो लहराया गया
लोगों के आग में ऐसी जलन हुई कि जो आपकी ताकत बनी वो ताकत को तोड़ने की साजिश की गई। क्या हमारा मकसद वहाँ से हैदराबाद से यहाँ पर आकर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़वाना था, या असदुद्दीन अवैसी साहब का मकसद ये था कि माजिद हुसैन को यहाँ पर लाए, हैदराबाद के एक बंदे को यहाँ पर लाकर आपके दरमियान में उठ के उसको लीडर बनाए? हमने तो आपके दरमियान में से चुना, मेहनत की, मशक्क़त की, हम उसके पीछे भागे, दौड़े। अवैसी साहब के कई सभा हुए, मैंने दिन रात मेहनत की और उसके बाद कामयाबी हासिल हुई, मगर हमें धोखा मिला। धोखा मिला कुछ पैसों की बुनियाद पर, धोखा मिला कुछ ओहदों की बुनियाद पर, मगर उससे कौम का क्या फ़ायदा हुआ? और नहीं, क्या आप यहाँ पर बैठ के ये बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में अपने लोगों को टोपी पहनकर फ़ख्र से फिर सकते हैं? क्या आप यहाँ पे बैठकर ये बोल सकते हैं कि अगले 5 साल में हमारी बहन को हिजाब के लिए कोई नहीं सताया जाएगा? अगर आपका सवाल हाँ है तो आप मुतमईन रहिए, मगर अगर आपका सवाल अगर कशमकश में है या नहीं है तो हमें ऐसों को चुनना अब हमारे वक्त की ज़रूरत है, जो हमारे लिए उठें, लड़ें, अपने जान के नजराने पेश करें, यहाँ पे रहे, हमारे दरमियान में रहे, हमारे महल्ले में रहे। ऐसा ना हो कि जीत कर दिल्ली की जीनत बन जाए, ऐसा ना हो जीत कर पटना की जीनत बने। हमें ये चाहिए जो हमारे दरमियान में रहे और हमारी बात सुने। और जब मैं यहाँ पर देखता हूँ जितने भी उम्मीदवार ठहरे हुए हैं, अगर उसमें डॉक्टर साहब है और टीचर साहब है और अख्तरुल ईमान है, तो मेरे को एक बेहतरीन उम्मीदवार अख्तरुल ईमान दिखते हैं, क्योंकि आपने तो डॉक्टर साहब को भी आजमाया। आपने डॉक्टर साहब के, मैं तो ये कहता हूँ, अगर मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं ये कहता हूँ, तो आप लोगों के तो एहसानात है उनके बड़ों पर, उन पर और उनके आने वाली नस्लों पर भी इंशाअल्लाह। आपने तो एहसान किया है। मैं ये मानता हूँ यहाँ पे ठहर कर कि मेरी ताकत बस इतनी है और मेरी हैसियत बस इतनी है कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में मेहनत दी है, मेरे मुंह में ज़बान दी है, मैं बात करूं, मेहनत करूं, जुस्तजू करूं और कोशिश करूं कि मैं मेरे परचम को बुलंद कर सकूं। हार और जीत मेरे हाथ में नहीं है, और अल्लाह मुझसे राज़ी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह आप लोगों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डालेगा और हम कामयाब होंगे। मगर एक बात यकीन मानिए कि हम हमारी मेहनतों में पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें किसी भी नाम से पुकारिए, हमें कौन सी भी तोहमत लगाइए, और जो तोहमत भी लगाते हैं ये याद रखिए हम वो माफ़ करने वाले नहीं हैं। इस दुनिया में आप हम पे तोहमत लगा के जा सकते हैं, मगर उस आखिरत में हमारा हाथ होगा, आपका गिरेबान होगा और हम सवाल करेंगे कि किस बुनियाद पे तुमने हम पर इल्ज़ाम लगाया। क्योंकि मेरा यकीन जिंदगी और मौत पे भी है। लोग मेरी बात को जज्बाती कह सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, मगर मेरे सवालात का जवाब नहीं दे सकते। मेरा नुमाइंदा मैं जिसके लिए यहाँ पे ठहरा हूँ वो अख्तरुल ईमान है, जो 5 भागे बाद से भी जिसको मिनिस्टर पोस्ट का लालच दिया गया, वो अपने ईमान पे पुख्ता रहते हुए हरे परचम को बुलंद किया। मैं उस अख्तरुल ईमान को जानता हूं जिसने मेरे सामने उन 5-4 एमएलए में से एक एमएलए को ये कहा था, मुझे एमपी सीट की भी जरूरत नहीं है, तुम एमपी बन जाओ, मुझे बस हरे परचम को बुलंद करना है। मैं उस अख्तरुल ईमान को जानता हूं जो जीते बाद से भी आपके दरमियान में रहता है। मैं उन डॉक्टर साहब को नहीं जानता हूं जिसको आप बार बार जिताते हैं और 5 साल आप लोगों की तरफ पलट के नहीं देखते। मैं उस नुमाइंदे को नहीं जानता हूं जिसको आपके वोटों के एहसानात से जीता गए, जो आपके वोटों के एहसानात से अल्लाह ताला ने जिसको इज्जत बख्शी, जो आपके वोटों के एहसानात से आज उनका नाम हुआ, और वो जो आपसे हाथ मिला के अपने हाथ धोते, वो अख्तरुल ईमान के सामने कोई उम्मीदवार नहीं। मैं उस उम्मीदवार के बारे में भी जानता हूं जो अख्तरुल ईमान को ये कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा को जिताने आते हैं, भाजपा के लिए कोशिश करते हैं। आज वही उम्मीदवार भाजपा का हाथ पकड़कर, नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर आप लोगों के दरमियान में आ रहा है। बात करते हो, बैठो, तुम्हारे नारों का मोहताज नहीं हूं मैं सिर्फ यहाँ पे बात करने आ रहा हूँ। समझने आई, नहीं समझने आई। कल मैं डंके की चोट पे ये तो बोल सकूंगा कि मैंने मेरी बात रखी। फिर भी अगर आपको 5 साल की तौर पे गाली देते हुए उसी तरह उठकर अगर कोई नाकारे को जिताना है, आपकी मर्जी, हमारी मेहनत फिर 5 साल के बाद उतनी ही जुस्तजू से रहेगी।
نہ ہم ہارے ہیں نہ ہاریں گے نہ کبھی ہاریں گے، کیونکہ ہماری تربیت اسلامک تعلیم پہ ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے. اور مجھے یقین ہے اس بار مجلس اتحاد المسلمین بڑے پیمانے پہ یہاں سے کامیاب ہوگی، کیونکہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں. میں 2015 سے یہاں سے آ رہا ہوں اور اس ماحول میں آج کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کون سی دنیا میں آ جاؤ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ باہر نکل کے بات کریں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میری بات کو ہنسی میں اڑا دیں گے، مسکرا کے اڑا دیں گے، ارے یہ تو ایسی ہی بات کرتے ہیں. مگر مجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ آنے والے 5 سال میں اگر تمہارے اوپر کوئی کالا قانون آتا ہے، کیا آپ کے پاس وہ سپاہی ہے جو اس چیز کا مقابلہ اس ایوان پارلیمنٹ میں کر سکے؟ کیسے کیا 1 2 3 بھی بندے ہیں جو اٹھ کے ایٹ لیسٹ اس کی مخالفت کر سکے؟ کیا ایسے 1 2 بندے ہیں جو آپ کے لیے ٹھہر کے بول سکیں؟ ہمیں اس وقت اپنے سپاہیوں کو وہاں پہ بھیجنے کی ضرورت ہے.